नमस्कार दोस्तों, एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले के वीडियो में हमने न्याय दर्शन के 16 पदार्थ में से प्रमाण से संबंधित जानकारी ली थी। आज हम न्याय दर्शन पर दूसरा जो पदार्थ है प्रमेय, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रमेय को जानने के लिए 4 प्रमाण दिए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो जो पदार्थ या विषय वस्तु यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो वह प्रमेय है। तो प्रमेय जो है न्याय दर्शन के अनुसार 12 विषय वस्तु दी है या पदार्थ दिए हैं। तो वो है आत्मा, पहला है। दूसरा है शरीर, तीसरा है ज्ञानेंद्रिय, चौथा है अर्थ, पांचवा है बुद्धि, छठा है मन, सातवां है प्रवृत्ति, आठवां है दोष, नौवां है प्रत्यभाव, 10वां है फल, 11वां है दुख और 12वां है अपवर्ग। तो प्रमेय है, प्रमेय लिटरली मीन्स अ नोएबल और एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज, दैट इज रियलिटी। तो प्रमेय दैट इज ऑल दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द 4 प्रमाण्स: परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड शब्द। तो न्याय फिलॉसफी कंसिस्ट ऑफ 12 such objects. They are self or soul, body, senses object, understanding, mind, activity, fault, transmigration, rewards of deeds, suffering, final beatitude या अपवर्ग. The first 6 are called causative and the last 6 are called caused. तो आते हैं हम, जो सबसे पहला है हमारा प्रमेय वह है आत्मा। तो यहाँ पर जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा शब्द का मतलब यहाँ जीवात्मा से है। तो जीवात्मा यानी जो आत्मा बद्ध है, क्योंकि आत्मा शरीर में विद्यमान है, शरीर से पृथक नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका सुख दुख अलग अलग होने से प्रत्येक शरीर के भिन्न भिन्न जीवात्मा है और यही जीवात्मा उस शरीर के सुख दुख को भोगती है। मुक्त होने पर यह जीवात्मा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से भिन्न रहती है। तो ज्ञान का जो आश्रय है या आधार है वही आत्मा है। आत्मा सभी का दृष्टा, सभी का भोक्ता, सर्वज्ञ, नित्य तथा सर्वव्यापक है। तो आत्मा को हम बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख तथा ज्ञान रूप हेतु के द्वारा आत्मा का पृथक अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है। आत्मा स्वभाव से जड़ है, इसमें चैतन्य नहीं है। जब मन का विशेष संयोग इससे होता है तो इसमें ज्ञान उत्पन्न होता है और यही आत्मा का आगंतुक धर्म है। तो ज्ञान, सुख, दुख, संस्कार, परिणाम, संख्या, पृथक तत्व, संयोग और विभाग ये जीवात्मा के गुण हैं। तो मनुष्य के जो अच्छे और बुरे कर्म अथवा संस्कार है वह आत्मा में रहते हैं और जब यह संस्कार मरने के बाद जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है और इनके ही प्रभाव से जीवात्मा भोग करती है। तो द सेल्फ और आत्मा is distinct from the body and mind. It cannot be demonstrated by sense perception as it is the subject. Its existence is established through anuman or inference and from शब्द, scriptural testimony. फिर आते हैं हम दूसरा शरीर। तो शरीर जो है न्याय दर्शन के अनुसार दूसरा प्रमेय है जिसमें इंद्रिय हो और जिसमें जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव हो, वही शरीर है। इसे भोगायतन भी कहते हैं क्योंकि यह सब को भोगता है, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो। तो द बॉडी इज द फील्ड ऑफ द आत्मा's experiences and it strives to attain what is pleasurable and what is unpleasurable. All this activity is through our senses, which is the instrument from which the Atma receives stimuli from external world and then react accordingly.
फिर आते हैं हम इंद्रिय, जो कि तीसरा प्रमेय है। तो इंद्रिय जो है वह बाह्य जगत के रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द, इन विषयों का जिसे ज्ञान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय दो प्रकार की होती है। एक है ज्ञानेंद्रिय जो चक्षु, रसना, घ्राण, त्वचा तथा श्रोत है, और दूसरा है कर्मेंद्रिय यानी वाक, हस्त, पाद, जनेंद्रिय तथा मल को बाहर निकालने वाली इंद्रिय। दूसरी है अंतरिंद्रिय यानी ये केवल मन है, और ज्ञानेंद्रिय 5 भूतों के स्वरूप है। तो द सेंसेस, द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, the knowledge of external world comes from the 5 senses, that is smell, taste, vision, touch and hearing। फिर आते हैं हम चौथे पे यानी अर्थ। तो जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। न्याय दर्शन में इसे अर्थ कहते हैं। यह क्रमशः तेजस, जल, पृथ्वी, वायु तथा आकाश के विशेष गुण हैं। तो जो सेंसेस है उनके जो एक्सपीरियंसेस है यानी अर्थ जो है वह है, द एक्सपीरियंसेस और अर्थ आर ऑर्डर, फ्लेवर, कलर, सेंसेशन एंड साउंड। आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ सेंसेस, दैट इज अर्थ। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। फिर अगला है हमारा बुद्धि। तो न्याय दर्शन में बुद्धि, उपलब्धि तथा ज्ञान ये तीनों पर्याय माने गए हैं। तो इंटेलिजेंस जो है यानी माइंड, इंटेलिजेंस, इट इज द मेंटल पावर विच अनेबल वन टू रिफ्लेक्ट अपॉन द टीचिंग एंड टू कंटेम्पलेट और मेडिटेट द सेल्फ। फिर है मनस। तो मन अणु परिमाण है, मन नित्य है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि आत्मा के गुणों का ज्ञान मन के द्वारा होता है। मरने के बाद मन शरीर से बाहर निकलता है, जिसे अपसर्पण कर्म कहते हैं। मन का शरीर से निकलना ही मरण है। दूसरे शरीर में जब यह मन प्रवेश करता है तब उसे अपसर्पण कर्म कहते हैं। मोक्ष की दशा में भी जीवात्मा के साथ एक मन रहता है। यही मन मोक्षावस्था में एक आत्मा को दूसरी आत्मा से पृथक करता है, और इसी कारण ही जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग रहते हैं, और इसी के कारण मोक्षावस्था में भी न्याय दर्शन में आत्मा अनेक है। तो आते हम मन यानी माइंड। माइंड 6 नॉलेज विच इज एक्सटर्नल एंड वर्ल्डली, while the mind aims at internal knowledge, wisdom, which is spiritual। फिर अगला है हमारा प्रवृत्ति। तो कायिक, वाचिक तथा मानसिक जो क्रिया होती है उसके आरंभ को प्रवृत्ति कहते हैं। तो हम देखते हैं एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी है, that which sets the mind, body and voice in motion for good and bad, it is the effect of these extroverted actions stimulated by trishna arising from false knowledge that holds one in bondage to the cycle of suffering and transmigration। फिर है दोष। तो राग, द्वेष, मोह के कारण हमारी सारी प्रवृत्तियां होती है, इसलिए राग, द्वेष, मोह को दोष कहते हैं। तो फॉल्ट, द मार्क ऑफ अट्रैक्शन इज अटैचमेंट, द मार्क ऑफ एवर्जन एंड द मार्क ऑफ डिल्यूजन। द रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ दोष इज ड्यू टू इनकैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश द पार्ट फ्रॉम द होल। फिर आते हैं हम प्रत्यमान। तो मरने के पश्चात दूसरे शरीर में जीवात्मा की स्थिति को प्रत्यभाव कहते हैं। परलोक का होना इसी को प्रमाणित करता है। इसी
को फिर से जीवात्मा की उत्पत्ति भी कहते हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन यानी रीबर्थ, द बर्थ कंसिस्ट ऑफ जीवात्मा विथ न्यू बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स। फिर है हमारा फल। तो सुख और दुख का संवेदन होना ही फल है। अपने अनुकूल भाव को सुख कहते हैं और प्रतिकूल भाव को दुख कहते हैं। तो सफरिंग, द बॉडी इज इम्परमानेंट, अनस्टेबल एंड दस सेड टू बी द अबोर्ड ऑफ सफरिंग। और लास्ट है अपना अपवर्ग। तो अपवर्ग को मोक्ष कहते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार जीवात्मा में 21 प्रकार के दुख तथा इस दुख का कारण जब नष्ट हो जाए तो जीवात्मा मुक्त कहलाती है। तो शरीर, मन, 6 इंद्रिय तथा इन इंद्रियों के 6 विषय और 6 ज्ञान तथा सुख और दुख, इसी तरीके से 11 प्रकार के जो दुख है इसका नाश होना ही मोक्ष कहलाता है। अब आते हैं हम तीसरे पदार्थ पर, जो है संशय। तो संशय मन की वह अवस्था है जिसमें मन के सामने 2 या अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में किसी एक विषय के विशेष धर्म का ज्ञान नहीं रहता, प्रत्युत एक से अधिक विषयों के साधारण धर्म का ही ज्ञान रहता है। जब हम दूरस्थ किसी वस्तु की साधारण आकृति, लंबाई एवं मोटाई को ही देख पाते हैं, लेकिन हाथ, पैर, पत्थर आदि विशेष धर्मों को नहीं देख पाते, तो हमारे मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि यह मनुष्य है या स्तंभ। संशय न तो निश्चित ज्ञान है, न यह ज्ञान का पूर्ण अभाव है और न यह भ्रम है। यह ज्ञान की वह अवस्था है जिसमें किसी एक विषय के संबंध में साथ ही साथ 2 विरुद्ध विचार मन में उठते हैं। संशय और डाउट इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी. It represents the mind's wavering between different conflicting views with regard to the same object. Doubt arises when with regard to the same thing there is a suggestion of different alternative views but no definite cognition of any differentia to decide between them. One is said to be in doubt when looking at a distant figure. One is led to ask, is it is a plant or a man, but fail to discern any specific mark that would definitely decide which of them is really is. Doubt is not certain knowledge, nor is it the mere absence of knowledge, nor it is an error. It is a positive state of cognition of mutually exclusive characters in the same thing at the same time. अब आते हैं हम प्रयोजन में, जो कि चौथा पदार्थ है। प्रयोजन जिसकी प्राप्ति के लिए या जिसका वर्णन करने के लिए हमें कोई कार्य करना होता है उसे प्रयोजन कहते हैं। हम या तो इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए या अनिष्ट वस्तु का त्याग करने के लिए ही कोई कार्य करते हैं। ये दोनों ही प्रयोजन कहलाते हैं। प्रयोजन और एन एंड इन व्यू इज द ऑब्जेक्ट फॉर विच और टू अवॉइड विच वन एक्ट्स. वी एक्ट इधर टू ऑब्टेन डिजायरेबल ऑब्जेक्ट और टू गेट रीड of undesirable one. Both these kinds of object constitute the end of our activities and are therefore included within प्रयोजन. बातें हम पांचवा जो है हमारा है दृष्टांत. तो सर्वसम्मत उदाहरण को दृष्टांत कहते हैं जिसके द्वारा युक्ति की पुष्टि होती है. यह किसी विवाद या तर्क का आवश्यक और उपयोगी अंग है. दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ही एकमत से स्वीकार करें. जब कोई कहता है कि अमुक स्थान पर आग अवश्य होगी क्योंकि वहाँ धुआं है, तो यह चूल्हे का दृष्टांत दे सकता है, क्योंकि चूल्हे के संबंध में या तो सभी जानते हैं कि वहाँ धुआं भी है और आग भी है. दृष्टांत और एन एग्जाम्पल is an undisputed fact which illustrates a general rule. It is a very useful and necessary part of any discussion or reasoning, and it should be such that both the parties in the discussion may accept it without dispute or difference of opinion. Thus, when anyone argues that there must be fire in a certain place because there is smoke in it, the kitchen may be cited as an instant, that is a chulha. In a case of kitchen or chulha, we are all agreed that some smoke is related to some fire. फिर अगला सिद्धांत, जो किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्ध सत्य माना जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं.
यदि कोई दर्शन किसी मत को प्रतिष्ठित सत्य मानता है तो वह उस मत का सिद्धांत समझा जाता है। जैसे न्याय दर्शन का यह सिद्धांत है कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक एवं आकस्मिक गुण है, उसी तरह भारतीय दर्शन में यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि बाह्य वस्तु के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। तो सिद्धांत और डॉक्ट्राइन is what is taught and accepted as true in a system or school, a view that a certain thing is or in such and such if accepted as true in a system will be a doctrine of that system. For example, the Nyaya doctrine is that the soul is a substance of which consciousness is a separable attribute. अब आते हैं हम सातवां अवयव। जब किसी मत या सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता होती है तो अनुमान 5 वाक्यों से बना होता है। इन वाक्यों को अवयव कहते हैं, किंतु जो वाक्य अनुमान का अंग नहीं है उसे हम अवयव नहीं कह सकते। तो इन अवयव का जो विवरण है इसका हम अनुमान में पढ़ चुके हैं। The अवयव or a member of a syllogism is any of the 5 propositions in which syllogistic inference requires to be stated if it is to prove or demonstrate a doctrine. It may be one of the premises or a conclusion of a syllogism, but never any proposition that is not a part of any syllogism. The अवयव or constituent propositions of the syllogism will be fully explained under inference. फिर आते हम तर्क। उस युक्ति को तर्क कहते हैं जिसमें किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि के लिए किसी विपरीत कल्पना के दोष दिखाए गए हो। यह एक प्रकार की कल्पना है, इसलिए यह प्रमाणों के अंदर नहीं आता, लेकिन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह बड़ा ही सहायक होता है। तो तर्क और हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ जस्टिफाइंग अ सर्टेन कंक्लूजन बाय एक्सपोजिंग द absurdity of its contradictory. It is a form of supposition, but it is an aid to the attainment of a valid knowledge. फिर है आगे निर्णय। किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं। इसकी प्राप्ति किसी प्रमाण के द्वारा होती है। संशय दूर होने पर ही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है और इसके लिए सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष की सभी युक्तियों का विचार करना आवश्यक है। संशय के निराकरण के बाद ही निर्णय की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति के बाद निर्णायक के मन में कुछ भी संशय नहीं रहता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी प्रमाण के द्वारा किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान पाना ही निर्णय है। तो निर्णय इज सर्टन नॉलेज अबाउट एनीथिंग अटेन्ड बाय मीन्स ऑफ एनी ऑफ द लेजिटिमेट मेथड ऑफ नॉलेज। इट इज यूजुअली प्रिसीडेटेड बाय डाउट एंड रिक्वायर्स अ कंसिडरेशन of all the argument for and against a certain view or doctrine. It is not always conditioned by doubt in a mind of the inquirer who ascertain the truth about something. So we may say that the nirnay is just the ascertainment of truth about something by means of any of the recognized method or source of knowledge. फिर है वाद। उस विशद विचार को वाद कहते हैं जिसमें सर्व प्रमाणों और तर्क की सहायता से तथा पंच अवयवों के द्वारा विपक्ष का खंडन करके स्वपक्ष का समर्थन किया जाता है, जहां अंतिम निर्णय किसी स्वीकृत सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होता। बाद में वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं और दूसरे के मत का खंडन करना चाहते हैं, किंतु दोनों का ही उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना ही होता है। वाद इज अ डिस्कशन विच इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रमाण एंड तर्क एंड इन विच आर्ग्यूमेंट आर फुल्ली स्टेटेड इन अ 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ inference. It does not go against any accepted theory. It is in it each of the parties, the exponent that is Vadi and the opponent that is Prativadi, tries to establish his own position and refute that of the other, but both try to arrive at the truth. This is very well illustrated by a philosophical discussion between the teacher and his student, provided both of them are honest seekers after truth. फिर है जल्प। वादी और प्रतिवादी के कोरे वाद विवाद को जिसका उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है उसे जल्प कहते हैं। इसमें वाद के सभी लक्षण को तो वर्तमान रहते हैं, लेकिन इसमें सत्य प्राप्ति की इच्छा का अभाव रहता है। यहाँ वादियों का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना होता है, जिसका फल यह होता है कि वे जानबूझकर भी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी वकील अपनी बहस में जल्प का प्रयोग करते हैं। Jalp is very wrangling in which the parties aims only at victory over each other,
but do not make an honest attempt to come to truth. It has all other characteristics of a discussion than that of aiming at truth. Here the parties aim at victory only and therefore make use of invalid reasons and argument with the full consciousness that they are such. For example, lawyers sometimes indulge in this kind of wrangling. फिर है वितंडा. वितंडा वह है जिसमें वादी अपने पक्ष का स्थापन नहीं करता, केवल प्रतिवादी के पक्ष का खंडन ही करता है. जल्प में वादी किसी न किसी तरह अपने मत का प्रतिपादन करता है और प्रतिवादी के मत का खंडन कर उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है. किंतु वितंडा में तो वह केवल प्रतिवादी के मत को जैसे तैसे खंडन करके जीतना चाहता है. इसके सिवा अन्य बातों में जल्प और वितंडा में पूरा साम्य है. अतः हम वितंडा के और निरर्थक बकवास कह सकते हैं जिसमें वादी प्रतिवादी के मत का खंडन ही करता रहता है, जैसे अपने पक्ष को साबित करने के बदले दूसरे पक्ष के वकील को गाली देना. Vitanda is a kind of debate in which the opponent does not establish his own opposition but only tries to refute that of the exponent. While in Jalp, each of these parties somehow establish his own position and tries to gain victory over the other by refuting the other position in Vitanda. Each of the party tries to win simply by refuting the other's position, otherwise the two are the same. So Vitanda may be said to be the sort of cavil in which the opponent indulges in a merely destructive criticism of the exponent's view. It is sometimes like abusing the plaintiff's pleader when one has no case. फिर है हेत्वाभास. हेत्वाभास उस हेतु को कहते हैं जो वस्तुतः हेतु नहीं है लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है. सामान्यतः अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहते हैं. हेत्वाभास literally means a hetu or a reason which appears as but really is not a valid reason. It is generally taken to mean the fallacies of inference. बात है हम छल. तो छल एक प्रकार के दुष्ट उत्तर का नाम है. जब प्रतिवादी शब्दों का विवक्षित अर्थात बोधित अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करके दोष दिखाता है तो उसे छल कहते हैं. तो छल is a kind of unfair reply in which an attempt is made to contradict a statement by taking it in a sense other than the intended one. It is a questionable device for getting out of difficulty by quibbling. फिर है जाति. जाति शब्द यहाँ एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है. यह भी दूसरे प्रकार का दुष्ट उत्तर है. जब हम वादी की दोष रहित युक्ति का खंडन करने के लिए किसी भी प्रकार के सादृश्य दुष्ट अनुमान की सहायता लेते हैं तो उस अनुमान को जाति कहते हैं. तो द वर्ड जाति इज हियर यूज्ड इन अ टेक्निकल सेंस टू मीन एन unfair reply based on false analogy. It consists in basing a futile argument of any kind of similarity or dissimilarity between two things to controvert another sound argument. फिर है निग्रह स्थान. वाद विवाद में जहाँ पराजय का स्थान पहुँच जाता है तो उसे निग्रह स्थान कहते हैं. निग्रह स्थान के दो कारण हैं, एक तो गलत ज्ञान, दूसरा अज्ञान. जब कोई वादी या अपने विपक्ष की युक्तियों का अर्थ ठीक रूप से नहीं समझता या समझ नहीं सकता तो वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है. जब वाद विवाद में कोई प्रतिज्ञा हेतु को बदलता है या दोषपूर्ण युक्तियों की सहायता लेता है तो वह भी उसकी पराजय का कारण होता है. निग्रह स्थान लिटरली मीन्स अ ग्राउंड ऑफ डिफीट इन डिबेट. देयर आर टू प्राइमरी ग्राउंड्स ऑफ सच डिफीट, namely misunderstanding or wrong understanding and want of understanding. If any party in a debate misunderstands or fails to understand his own or the other party's statement and its implication, he is brought to the point at which he has to admit defeat. Thus one is defeated in a debate when one shifts the original propositions or one's ground in the argument or use fallacies, argument and the like. आज की वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम न्याय दर्शन से संबंधित तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स को पढ़ेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. धन्यवाद.